तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम डे में। आइए हम आप फिर से पढ़ते हैं और अपने जो पॉलिटी का चैप्टर था उसमें से हम भाग 2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हमको पढ़ना है भाग 3 और भाग 3 हम लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें है मूल अधिकार। अभी तक आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन विशेष बात ये है कि मूल अधिकारों को सही से पढ़िएगा, देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो मूल अधिकार में अभी हमने कुछ पढ़ा तो है नहीं ना। आओ, मूल अधिकार। जब मूल अधिकार की बात करते हैं तो मूल अधिकार का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 में है। जब मूल अधिकार की बात करते हैं तो मूल अधिकार किसे कहते हैं? यदि मूल अधिकारों की बात करेंगे तो मूल अधिकार किसे कहा जाता है? यानी मनुष्य के जीवन में मूलभूत अधिकारों को, यानी जीवन जीने के लिए मूलभूत अधिकार जो जरूरी है उन्हीं को क्या कहा जाता है? मूल अधिकार। यानी आवश्यक अधिकारों के लिए, जैसे आपको बोलना है, रहना है, खाना है, घूमना है, ये सब किस में आता है? मूल अधिकार में आता है। आपको मूल अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार भी पढ़ने को मिलेगा। यानी बेसिक चीज़ें, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, आपकी मूलभूत ज़रूरतें हैं, उनके पाने के अधिकारों को ही क्या कहा जाता है? मूल अधिकार। जब मूल अधिकार की बात करते हैं तो हमने कहा था मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 में है। और मूल अधिकार हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए। कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए। इनका स्रोत क्या है? यूएसए। जब हम मूल अधिकारों की संख्या की बात करते हैं तो मूल अधिकारों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? प्रारंभ में मूल अधिकार थे 7। कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? जब वर्तमान में मूल अधिकारों की बात करेंगे तो कितने हैं? 6। कितने हैं? कौन सा मूल अधिकार नहीं है अब? तो -1 मूल अधिकार हो गया जो अब नहीं है, जो है संपत्ति का अधिकार। कौन सा है? संपत्ति का अधिकार अब आपका मूल अधिकार नहीं है, जो हट गया है। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। और ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कौन सा अधिकार बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से 6 मूल अधिकार अभी हैं, कौन कौन से 7, किसको मिलाकर के 7 मूल अधिकार पूरे थे। तो ध्यान देंगे, हमारा पहला मूल अधिकार है नंबर 1। ये मूल अधिकार है 14 से 18 तक, यानी आर्टिकल 14 से 18 तक हमारा पहला मूल अधिकार है। और इसमें क्या है? इसमें है समता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? समता या समानता का अधिकार है। समता या समानता का अधिकार है हमारे पहले मूल अधिकार में। जब हम दूसरे मूल अधिकार की बात करते हैं तो हमारा जो दूसरा मूल अधिकार दोस्तों आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। हम जब देखेंगे, हमसे पूछेगा कि समता के अधिकार का उल्लेख कहाँ पे है, तो आर्टिकल 14 से 18 में समता के अधिकार का उल्लेख है। हमसे पूछेगा
स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कहाँ है? तो आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। हमसे पूछेगा तीसरा मूल अधिकार हमारा कौन सा है, बताओ। तो तीसरा मूल अधिकार मिलेगा आर्टिकल 23 से 24 में, और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है? 23 से 24। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान में आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना 99% होती है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। फिर चौथा पॉइंट है आर्टिकल 25 से 28। इसमें कौन सी बात करता है? तो इसमें बात करता है धार्मिक स्वतंत्रता की। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसमें किसका उल्लेख किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का। और पांचवा मूल अधिकार आपको मिलेगा आर्टिकल 29 से 30। इसमें अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा एवं संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन है। संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन की बात करता है। फिर इसके बाद में जो छठवां मूल अधिकार मिलेगा वो मिलेगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों की बात करता है। संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है, संवैधानिक उपचारों की बात करता है आर्टिकल 32। तो ये हम 6 मूल अधिकार पढ़े। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसमें हम इन बातों को पढ़ेंगे, शामिल करेंगे। आप लोगों ने देखा मूल अधिकार, तो मूल अधिकार का उल्लेख भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है। जब हम बात करते हैं इन्हें लिया कहाँ से गया है, तो USA से लिया गया है। इनका स्रोत क्या है? जब इनके स्रोत की चर्चा करेंगे तो इनका स्रोत है USA के संविधान से इन्हें ग्रहण किया गया है। इनकी प्रारंभ में संख्या कितनी थी? 7। वर्तमान में कितनी है? 6। कौन सा हट गया है? तो ये संपत्ति का अधिकार था और ये आर्टिकल 31 में था। ये आर्टिकल 31 में था जो कि हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो ये हमारे मूल अधिकार थे और इनको अभी हमें एक एक करके पढ़ना है। नोट हो गया? जब किया जाए आगे बढ़ा जाए। तो ये हमको बहुत मन से पढ़ना है। एक चीज़ याद रखना है कि मूल अधिकार से क्वेश्चन आना वेरी इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ से क्वेश्चन, ये बात समझ लो एग्जामिनर जब सोचता है कि हमको संविधान से क्वेश्चन डालने हैं तो
यदि 70% में वो दिमाग लगाए तो पहले मूल अधिकार से डालता है, और 30% में आदर्श संविधान से घुमा के क्वेश्चन डाल देता है। आप पिछली बार दरोगा में देखेंगे भर भर के मूल अधिकार पूछे गए हैं। एक एक पेपर में 10-10, 12-12 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें अगर 12 पूछे गए तो 8 मूल अधिकार के ऐसे क्वेश्चन पूछा उसने, जैसे अभी हम आपको बता रहे थे। आइए तो हम पहला मूल अधिकार पढ़ते हैं। अपना पहला मूल अधिकार नंबर 1 आर्टिकल 14 से 18 हमको सही से पढ़ना है, क्योंकि एक बात ध्यान रखो, कई बार यही पूछता है कि ये बताओ कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इनका उल्लेख किया गया है। तो कहाँ से 14 से 18 तक किया गया है। इसमें क्या है, समता, इसमें है समता या समानता का अधिकार। इसमें क्या है, समता या समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 में क्या है, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार है। इसका मतलब होता है कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अगर उसने कोई अपराध किया है तो कानून सब पे बराबर लागू होगा। नेता हो उस पर भी उस धारा की सजा उतनी ही लगेगी जितना कि एक आम आदमी पे लगेगी। तो पहले कहा गया विधि के समक्ष समता का अधिकार, कानून सबके लिए, यानी कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। फिर इसके बाद में है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध। कोई किसी से ये नहीं कह सकता तुम नीचे हो, तुम छोटे हो, तुम्हारा जन्म जो है तो निम्न कुल में हुआ है, इस प्रकार से तुमसे कोई भेदभाव करे तो नहीं करेगा। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर। अब लिंग के आधार पर मतलब कोई हिजड़ा है तो तुम उसके मतलब उसके साथ दुर्व्यवहार करो, किसी से नहीं कर सकते। जन्म स्थान तुम्हारा, जो तुम जहाँ रहते हो वहाँ के पूरे लोग खराब है, जन्म स्थान तुम्हारा गलत है, तो हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किस आर्टिकल में है, 15 में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 16। जब हम आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो आर्टिकल 16 में लोक नियोजन की बात करता है। आर्टिकल 16 कौन सी बात करता है, लोक नियोजन का मतलब देखो, लोक माने होता है जनता, लोक माने क्या होता है, जनता, पब्लिक, और नियोजन का मतलब होता है सरकार के द्वारा जनता के लिए जो सरकारी नौकरियां या योजनाएं नियोजित की जा रही हैं उन सब में सबका समान अधिकार है। लोक नियोजन या ब्रैकेट में कह देंगे सरकारी नौकरी, या फिर हम कहते हैं योजनाएं, सरकारी नौकरी या योजनाएं सबके लिए एक समान। ऐसा नहीं है कि नौकरी निकलेगी, मान लो जैसे पुलिस की भर्ती निकले तो फलावर के नहीं डाल सकता है फॉर्म। लोक माने क्या होता है, जनता। नियोजन माने क्या होता है, जनता के लिए सरकार के द्वारा नियोजित योजनाएं या नौकरियां या व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था करेगी वो सबके लिए समान करेगी, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं किया जाएगा।
ये सबके लिए की जाएंगी, सबके लिए समान अवसर दिया जाएगा सबको। इसके बाद में होगा आर्टिकल 17। वेरी इंपॉर्टेंट चल रहे हो आप, ये समझ लेना, यहाँ से पूछने की संभावना वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो सोच रहे हैं ना कि इस बार संविधान नहीं पूछा गया या पूछा गया तो कहीं 1-2 क्वेश्चन पूछे गए, इस बार जब पेपर कैंसिल हो गया, जो चीज़ नहीं पूछी गई उसको आप जरूर पढ़ो। अगर उसको नहीं पढ़ोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे इस बार आया था सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इस बार ज़्यादा आया था, सिचुएशन पर आधारित क्वेश्चन आए थे। उस बार सिचुएशन पे आधारित क्वेश्चन कम आएंगे, उस पर ये ना ध्यान दो कि नहीं पुलिस एप्टीट्यूड बहुत पूछा गया तो हम इस बार पुलिस एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। एक बात याद रखो कि अगर तुम बदलते हुए पैटर्न के साथ नहीं बदले तो फिर पेपर अपने हाथ से निकाल दोगे। एग्जामिनर ये बात बाखूबी जानता है कि जो बात मैं दे चुका हूँ, जो क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ, जिस टाइप की मैं भरमार क्वेश्चन कर चुका हूँ, वो क्यों पूछूंगा मैं? क्योंकि जो बच्चा आएगा उसके लिए मजबूत होकर के आएगा, इस बार वो गलती नहीं करेगा, तो वो क्वेश्चन नहीं डालेगा, वो चीज़ डालेगा जो नहीं डाला। इस बार वो 3 से 4 क्वेश्चन संविधान डालने वाला है, आप लिख के रख लो, 3 से 4 क्वेश्चन संविधान डालने वाला है। इस बार वो घड़ी नहीं छोड़ेगा, इस बार वो कैलेंडर नहीं छोड़ेगा, इस बार वो पहेली नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल जेल वार्डर जैसा एग्जाम बनाएगा, बिल्कुल जेल वार्डर जैसा एग्जाम बनेगा। और ज़्यादा टाइम के चक्कर में ना पड़ो, अपने आप को टारगेट करो कि मुझे लास्ट जून में या शुरुआत जून में ही पेपर देना है। तुम्हारा टारगेट यही होना चाहिए, ये नहीं कि पेपर जुलाई में होगा। ये टारगेट कभी मत करो कि मुझे जुलाई में पेपर देना है। तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए मुझे पेपर जून में ही देना है। अगर जून को टारगेट लेके चलोगे तो विधिवत पढ़ाई करोगे। जून टारगेट होगा ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करोगे। जून टारगेट होगा प्रैक्टिस सेट जल्दी लगा लोगे। जून टारगेट होगा सिलेबस जल्दी निपटाने का काम करोगे। अगर जुलाई अगस्त टारगेट होगा तो जो अभी तो बहुत दिन है, अभी क्या करना है पढ़ के। तो टारगेट अपने हिसाब से आप जून में ही रखो। आर्टिकल 17 में हमने क्या बताया? अस्पृश्यता का अधिकार। क्या बताया? अस्पृश्यता, या फिर हम कह दें छुआछूत पर प्रतिबंध। अब बात समझो, होता क्या था कि जैसे पुराने समय में क्या होता था, गांव में आज भी है, बहुत जगह आज भी है, जैसे शेड्यूल कास्ट है, SC है, ये ST है, तो इसमें जो लोग आते हैं इनसे भेदभाव बहुत किया जाता है। अगर कोई आ गया तो ना तुम चारपाई में ना बैठना, तुम चबूतरे में ना खड़ा होना, तुम गिलास में पानी ना पीना, तुम ये ना करना, ऐसा होता है। तो आर्टिकल 17 कहता है कि अब ऐसा नहीं किया जाएगा। जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हो। अगर भेदभाव करोगे जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल लागू होगा? और आर्टिकल 17 में ही एक बात कही गई है, यदि इसका उल्लंघन करोगे तो आपको 500 रुपये का जुर्माना, 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है। तो वहाँ से कहा है कि 500 रुपये का जुर्माना कौन बहुत दे देंगे, इसीलिए हंसे ना भाई साहब। इसमें और है, इसमें 6 माह की जेल भी हो सकती है आपको, 6 माह की जेल, ये तो कम नहीं है। 6 माह की जेल, या फिर ये दोनों हो सकते हैं, या फिर ये दोनों हो सकते हैं। इसको नोट कर लो। फिर एक आर्टिकल इसमें और बचा है, कहाँ तक नोट हो गया? हाँ नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, स्पीड में। ठीक है, तो आइए हम एक आर्टिकल और लिख दें, 18। अब इसके बाद में आप देखेंगे एक आर्टिकल आपको मिलेगा 18, आर्टिकल 18।
आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। एक चीज़ आपको याद रखना सुनो कि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इसकी लाइन नहीं बदलेगी, जो तुम्हारी कॉपी में लिखा है ना यही लाइन चिपकाएगा, या तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, लाइन नहीं बदलेगी, कोई दूसरा शब्द नहीं लिखेगा, यही शब्द यही मात्राएं यही लगा हुआ आएगा। उपाधियों का अंत क्या होता है? पहले के समय में जैसे राजा महाराजा लोग होते थे तो महाराजा अधिराज, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, नेपोलियन, राजाधिराज, राजराज, ये सब उपाधियां होती थी। सिंधु राज, ज्वर, हरण केसरी, ये सब उपाधियां। तो एक व्यक्ति को उपाधि दी जाती थी और एक व्यक्ति को नहीं दी जाती थी। अगर एक बात बताओ कि कोई व्यक्ति आए यहाँ पे आपकी क्लास में और हम बोले कि उधर से एक व्यक्ति आ रहा है, हम उससे कहते हैं महाराज पधार रहे हैं और तुम सब लोग खड़े हो जाओ। अब महाराज पधार रहे हैं तो इसमें उसका तो सम्मान हुआ, लेकिन आप लोगों का अपमान हुआ। तुम कहोगे सर ये बताओ, आप उसको राजा बताए तो हम काहे खड़े हैं उसके सम्मान में? यानी ऐसी कोई भी पदवी, कोई भी स्टेटस किसी व्यक्ति को दिया जाना कि एक की वजह से दूसरा अपमान फील करे, उसे कहा जाता है उपाधि। क्या कहा जाता है? उपाधि। लेकिन इन उपाधियों के अंतर्गत उपाधियां कौन कौन सी हैं? देखो, जैसे महाराजा, ठीक है, सिंध राज ज्वर, सिंध राज ज्वर, या फिर हिरण केसरी, है ना, ये सब उपाधियां। जैसे विक्रमादित्य, शिलादित्य, ये उपाधियां हैं। लेकिन याद रखो, भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार उपाधि के अंतर्गत नहीं आते। जैसे मान लो किसी को भारत रत्न मिला, किसी को पद्मश्री मिला, किसी को पद्म विभूषण, देखो पद्मश्री का वितरण अभी हुआ है कुछ दिन पहले, पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला, शौर्यवीर चक्र मिला, परमवीर चक्र मिला। तो एक सेना का कोई सैनिक हो, बहुत अच्छा काम करे, युद्ध में जाने कितने लोगों को पराजित, उससे अगर शौर्यवीर चक्र दिया जाए तो बताओ क्या एक व्यक्ति को कोई पुरस्कार देने से किसी व्यक्ति का अपमान होगा? नहीं होगा। अगर किसी सैनिक को कोई चीज़ दी जा रही तो उसमें आप भी गौरव फील करोगे कि हाँ सेना के हमारे जवान को ये दिया गया है, तो उसमें आप भी गौरवान्वित फील करोगे ना कि अपमानित फील करोगे। तो इसलिए वो उपाधि के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। उपाधि वो है कि एक व्यक्ति को कोई उपाधि दी जाए और उसके वजह से कोई दूसरा अपमानित फील करे। आप विदेश से भी उपाधि नहीं ले सकते हैं। अगर आपको कोई विदेश में भी उपाधि दे रहा है भारतीय व्यक्ति को, तो उसको भी राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना नहीं ले सकते हो। बात समझ में आई? तो ये हमारा पहला मूल अधिकार था 18 तक। ठीक, तो 2-3 बार में हम मूल अधिकार निपट लेंगे। आज के लिए हम मूल अधिकार को इतना ही रखते हैं, क्योंकि तुम लोगों को पढ़ना भी याद भी करना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।